हम लोग ने क्लास अब स्टार्ट की है, तो अब आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है उसको आराम से देखिए। तो बच्चों हम लोग ने आपको बताया क्या था? सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया था कि कोई अगर वेरिएबल पॉइंट, लेट्स से कोई अगर वेरिएबल पॉइंट P आपका इस तरह से मूव करे कि उसकी फोकस और एक लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, उसकी फोकस और एक लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, जिसको हम PF अपॉन PM भी कहते हैं, और कई बुक्स में फोकस को F की जगह S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक्स में फोकस को F की जगह S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो PF अपॉन PM कहो चाहे PS अपॉन PM कहो, ये एक ही बात होती है। मैंने बताया था इसके रेशियो का नाम होता है इसेंट्रिसिटी, और मैंने बताया था जब ये रेशियो 1 से छोटा हो जाता है तो जो P का फॉर्मेशन होता है वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है। तो मैंने आपको काफी देर तक एक इलिप्टिकल पाथ के बारे में समझाया था, और मैंने बताया था उस इलिप्टिकल पाथ की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर जो ए होता है वो बी से बड़ा होता है। तो ये आपको कंडीशन मैंने बताई थी कि इस इक्वेशन में जो ए की वैल्यू होती है वो हमेशा बी से बड़ी होती है। तो आपको उतने स्टैंडर्ड्स मैंने ऑलरेडी बताए थे। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे दूसरे तरह का भी एलिप्स होता है, लेकिन जो अब हम नया वाला एलिप्स बनाने जा रहे हैं उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें ए ग्रेटर देन बी होने की बजाय ए लेस देन बी होता है। बस इतना ही सही डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आपके लिए एक एलिप्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। तो आपके सामने बच्चों एक एलिप्स का फॉर्मेशन हम दोबारा कर रहे हैं। तो एलिप्स का फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे हो रहा है, तो आपके पास अगर कुछ है तो आप भी कुछ बना सकते हैं। अगर आपने कॉपी पेन प्रॉपर उठाया हुआ है, पेंसिल स्केल रबड़ वगैरह सब कुछ है, तो आप भी इस तरह के एलिप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने एक ये एलिप्स का फॉर्मेशन किया है। पहले वाला जो एलिप्स था ये उससे डिफरेंट है। जो उससे पहले वाला मैंने एलिप्स पढ़ाया था उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस थी, लेकिन इस वाले एलिप्स की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। तो बच्चों ये डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। और बाकी बच्चों स्टैंडर्ड्स लगभग सबके एक जैसे ही बना लिए जाते हैं। जैसे पैराबोला में एक स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में पढ़ते थे, और बाकी सबके स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक हम जनरेट करा देते थे। तो वो आप डायग्राम से देख करके ही समझ जाते थे कि क्या इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब बच्चों जाहिर सी बात है, ये पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग बना है, तभी हम इसकी मेजर एक्सिस क्या कह रहे हैं, वाई एक्सिस कह रहे हैं। तो बच्चों इसकी फोकस कहीं एक्स एक्सिस पे थोड़ी नहीं होगी, अब इसकी फोकस कहां होगी, वाई एक्सिस पे होगी। अगर पहले वाले पैराबोला को कंसिडर करें तो उसके फोकाई के कोऑर्डिनेट होते थे AE, 0 माइनस AE, 0। और बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि क्या करते हैं जब इनमें चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए लेस देन बी है। मतलब आपके पास अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें ए की वैल्यू बी से कम है, तो आपका इस तरह का इलिप्स का फॉर्मेशन होगा। और बाकी बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान काम होता है। आपने इससे पहले वाले इलिप्स के जितने भी स्टैंडर्ड पढ़े हैं, तो उन सबके स्टैंडर्ड में आपको ए से बी को रिप्लेस करना होगा, जहां जहां बी है बी को ए से रिप्लेस करना होगा। बस इतना काम करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ए को बी से, बी को ए से रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां एक्स था उसको वाई से, जहां जहां वाई था उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो इस वाले इलिप्स के आपके सारे स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको अलग से उनको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चों अगर मैंने आपको बताया था कि उसका फोकस क्या होता था, उसमें आता था AE टाइप का आता था, तो यहाँ पे बच्चों BE टाइप का आएगा, तो ऑटोमेटिक आप फोकस समझ गए। अब वाई एक्सिस पे है तो इतना तो अंडरस्टूड है कि आप BE, 0 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0, BE ही होगा, और 0, माइनस BE। तो बच्चों फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, प्लस माइनस BE। ये मैंने आपको कंबाइन करके लिखवा दिया। इसके अलावा बच्चों अगर दो फोकस होती हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, तो दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आप यहाँ पे फॉर्मेशन करके बना सकते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाले इलिप्स में जो भी इक्वेशन बताई थी वो क्या थी, वो थी x इज इक्वल टू a बाई e। याद है आपको मैंने इससे पहले वाले इलिप्स में जो भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस बताई थी, जरा उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कहाँ है पहले वाला इलिप्स? तो उसके पहले वाला इलिप्स बच्चों ये आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए।
x इक्वल टू a बाई ई, x इक्वल टू माइनस a बाई, आप देख लीजिए ये मैंने आपके सामने बनाया है। तो बच्चों अब जो हम डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे उसकी इक्वेशन होगी y, x को y से रिप्लेस कर दीजिए, a को b से रिप्लेस कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू b बाई ई और y इज इक्वल टू माइनस b बाई। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो काफी आसान सा काम है, तो कोई ऐसा कोई रफ एंड टफ काम नहीं है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो y इज इक्वल टू b बाई ई और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस b बाई। तो बच्चों अगर हम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चों क्या होगी? दिस इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई। तो बच्चों आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, इसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। और बच्चों लेटेस्ट रेक्टम क्या थी? लेटेस्ट रेक्टम भी आप जानते हो, लेटेस्ट रेक्टम क्या थी? तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए आप सोच लो। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है ये देखिए जरा, लेटेस्ट रेक्टम मैं आपके सामने बना रहा हूं। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम, जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों लेटेस्ट रेक्टम, वहां पे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या थी? 2b स्क्वायर बाय ए, वहां पर थी 2b स्क्वायर बाय ए। तो बच्चों यहां पे लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी वो बदल जाएगी, वो हो जाएगी 2a स्क्वायर बाय बी। तो मेरे ख्याल से अब आप सारे स्टैंडर्ड समझ गए होंगे कि ये बहुत एनालॉगस है, काफी सिमिलैरिटी है। तो वहां था 2b स्क्वायर बाय ए, यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर बाय बी। तो काफी सारी सिमिलैरिटी है। तो अगर आपने इसके प्रीवियस टर्न वाले लेक्चर्स सही से देखे होंगे तो आपको ये लेक्चर काफी आसान लगेगा। लेकिन अगर आपका पिछले टर्न का लेक्चर कंप्लीट नहीं है तो आप कृपा करके इसके पहले वाले टर्न का जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, तब इस वाली क्लास का वीडियो आप देखिएगा, वरना आप बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा सर काफी टफ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है ना? तो अब यहां पर हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? तो मेजर एक्सिस वहां पर क्या होती थी? 2a होती थी, यहाँ पे हो जाएगी 2b और यहाँ हो जाएगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a। बच्चों यहाँ माइनर एक्सिस हो जाएगी 2a। तो बच्चों इस तरह से सारे स्टैंडर्ड्स आप ऑटोमेटिक खुद से जनरेट कर सकते हैं। इसका सेंटर तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ है, अभी भी इसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। जब तक एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी तब तक सेंटर बदलता ही नहीं है, वो 0,0 ही है। ओके, तो अब और भी थोड़े इसके वर्टिसेस वगैरह लिख लेते हैं। तो बच्चों जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। जैसे इसकी पहले वाले इलिप्स में मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे a,0 माइनस a,0। यहां पर मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? यहाँ है 0,b, यहाँ है गुड 0,-b। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड वर्टिसेस। तो आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस होंगे बच्चों 0,+-b। तो बच्चों इस तरह से आप बाकी स्टैंडर्ड्स खुद से जनरेट कर सकते हैं। आपको 100% समझ में आ गया होगा, ये कोई खास काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। बस इसके पहले वाले इलिप्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, वरना फिर आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस फंसना चालू हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इस वाले इलिप्स के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आप होपफुली समझ गए होंगे। हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं। स्क्रीन नीचे कर। हाँ बिल्कुल, अभी करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन से हम लोग समझ लेंगे और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको पैराबोला में पढ़ाया था कि पैराबोला y² इक्वल टू 4x एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो फिर मैंने बताया था जरूरी नहीं आपके पास क्वेश्चन हमेशा एक स्टैंडर्ड पैराबोला पे ही है। उसी तरीके से बच्चों इलिप्स में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपके पास स्टैंडर्ड इलिप्स पे ही बेस्ड है और आप फटाफट सब बना लें, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो मैंने आपको शिफ्टेड पैराबोला का भी कंसेप्ट बताया था, उसी तरीके से मैं आपको शिफ्टेड इलिप्स का भी कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो शिफ्टेड इलिप्स का कंसेप्ट भी आप समझ लीजिए, काफी आसान काम होता है। अगर आपने पैराबोला किया था तो आप इलिप्स भी कर सकते हो। देखिए, तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है x² प्लस 4y²। मेरे साथ लिख सकते हैं आप, x² प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहे हो बेटा? तो बेटा ये आपके पास जो है मैंने एक इक्वेशन लिखी है,
ये इक्वेशन एक एलिप्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको इस एलिप्स को रिप्रेजेंट अगर कर रही है तो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स होने चाहिए। मतलब ये कोई पैराबोला थोड़ा ना रिप्रेजेंट कर सकता। अगर ये पैराबोला की इक्वेशन होती तो यहाँ पे या तो अकेला वाई स्क्वायर का टर्म होता या तो अकेला एक्स स्क्वायर का टर्म होता, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग एक्स होती है। ऐसी इक्वेशन नहीं होती कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ऐसी थोड़ा ना इक्वेशन थी। तो बच्चों आपको समझ जाना चाहिए, अगर कोई इक्वेशन रैंडमली भी आ जाए तो आप तुरंत पहचान जाए कि ये एक एलिप्स का ही फॉर्मेशन कर रही होगी। तो बच्चों ये एक एलिप्स का फॉर्मेशन कर रही है तो आपको उसको एक स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट करना है और इसकी फोकाई, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, लेटर्स, रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स जो भी होता है वो सब निकालना होता है। तो सबसे पहले बच्चों कंसेप्ट क्या होता है, बहुत आसान सा कंसेप्ट होता है। आपको पहले भी सिखाया गया होगा कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। पहला पॉइंट तो आप यही करते हैं ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हम एक्स स्क्वायर के साथ एक 2x का टर्म लेंगे और 4y के स्क्वायर के साथ 16y का टर्म लेंगे और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये कई बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारी बात आराम से सुनिए ध्यान से। अगर आप हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर है उसको 1 बनाएंगे, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको 1 बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा। आप कहोगे सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेशन है, इसमें +1 मैंने ऐड किया और -1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो बच्चों मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब एक बच्चे का मेरे पास अभी मैसेज आया है कि सर आप ये कैसे पहचानते हैं कि ये +2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो बेटा ये बात डिसाइड करने के लिए हम लोग 2ab वाले टर्म को देखते हैं। देखो बेटा ये मैंने ग्रीन कलर का सर्कल चढ़ाया है, ये देखो। अगर आप ध्यान से देखिए जो 2ab वाला टर्म है वही डिसाइड करता है कि a प्लस बी का है कि a माइनस बी का है। तो बच्चों ये +2x है तो 100% आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखेंगे। और वो देखो प्लस का 16y है, मतलब 2ab का जो टर्म है उसकी जगह 16y लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये +2ab हुआ ना, तो ये भी a प्लस बी का ही होल स्क्वायर होगा। तो बच्चे ऐसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहाँ y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लीजिए आप। तो 1 बनाने के लिए आप 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा। तो यहां तक आई होपफुली आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों यहां से यहां तक का तो कंसेप्ट क्लियर है। आप इसको लिख लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 4 टाइम्स। बच्चों ब्रैकेट के अंदर आओ तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म तो पहले से लिखा है, ये मैंने +4 ऐड किया और -4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और सारा काम ब्रैकेट के अंदर ही हो गया। तो होपफुली यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आना चाहिए अब इस स्टेज पे। तो बच्चों ये देखिए क्या बन गया, 4 के अंदर ब्रैकेट देखिए क्या बना है। एक तो बना है ये वाला टर्म, ये क्या है y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है y प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4। तो बच्चों जो -4 है वो 4 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आप इक्वेशन को और रिड्यूस करिए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y प्लस 2 का होल स्क्वायर। और बच्चों ये आपको बताना पड़ेगा कितना हुआ, 16 और 1 कितना हुआ 17, -17 प्लस 13 -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आप उसको स्टैंडर्ड एलिप्स की कोशिश में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कहोगे सर ये जो इक्वेशन होती है उसमें RHS में 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पे भी आप 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 4 से हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर रहे हैं और 4 को थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आपको एलिप्स पूरा दिखने लगे। तो 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन जनरेट हो गई है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बस अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो उसका फिर एक ही कारण हो सकता है कि आपने पैराबोला का भी लेक्चर हमसे ढंग से अटेंड ही नहीं किया होगा, ना उसके क्वेश्चंस लगाए होंगे।
अगर जिस बच्चे ने पैराबोला किया होगा थोड़ा सा भी मेरे साथ, तो उसको यहाँ तक जरूर समझ में आएगा। अब आपको करना यह है कि x+1 को आप कैपिटल X ले लीजिए और y+2 को आप कैपिटल Y ले लीजिए। तो बच्चों ये बन जाएगा x² / 2², ठीक है, प्लस y² / 1² = 1। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब तो आपको लग रहा होगा ना कि अब तो 100% एलिप्स है, अब तो कोई इसमें ढिलाई नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर a क्या है, a कहोगे सर आप 2 है, और b क्या है 1 है। इसका मतलब a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, इसका मतलब आपको सारे वही स्टैंडर्ड यूज करने हैं जो स्टैंडर्ड मैंने आपको एक स्टैंडर्ड एलिप्स के बताए। ठीक है, मैंने स्क्रीन वापस ऊपर कर दी है, आपको कहीं समस्या हो तो आप दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप तो इतना काम जानते ही हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालिए। इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन क्या होती है, b² = a² 1 - e²। तो बच्चों ये इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन होती है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करिए। तो बच्चों ये कितना आएगा, कोई इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करके बता सकता है? ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 1 - e²। तो बच्चों 1 - e² = 1/4, यानी कि 1 - 1/4 = e²। आएगा। Yes, eccentricity is √3/2। और eccentricity जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मतलब लेस देन 1 होती है। तो बच्चों ये 100% लेस देन 1 आ भी रही है, इसका मतलब ये एलिप्स है, क्योंकि √3 होता है 1.732 और डिनोमिनेटर इसका 1.732 से बड़ा है। इसका मतलब ओवरऑल ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है। अब आप ये मत नहीं कहिएगा कि सर E = +- √3/2 तो माइनस क्यों नहीं लिखा हूं। मैंने पिछले टर्म से ही बता रहा हूँ, E 0 से 1 के बीच में लाई करता है, एलिप्स के बीच में। ठीक है, ओके। तो उसमें एक काम कर सकते हैं ना, जैसे E = √3/2 है, तो प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे और ओके बच्चों, तो माइनस वाला लिखते ही नहीं। चलिए बच्चों, हम लोगों ने इसेंट्रिसिटी निकाल ली, अब अपने स्टैंडर्ड्स निकालना चालू करिए, आपका काम है। अब सबसे पहले आप क्या फिगर लिखेंगे? बना के करना है चालू। हाँ धीरे धीरे करो, देखो मेरे साथ करो, यहाँ पे डायग्राम हर बार बनाने की जरूरत नहीं होती है। चलिए मेरे साथ लिखिए, हम धीरे धीरे करके आपको समझा रहे हैं। फोकस क्या होता है बच्चों, फोकस होता है AE, 0। ऐसी तो लिखते हो आप, एक होता है फोकस AE, 0, एक होता है -AE, 0। तो किसी एक को निकाल लो, फिर डबल कर दो। चलिए पहले हम AE, 0 की तरफ ध्यान देते हैं, एक एक करके निकालते हैं। तो बच्चों ये पहला फोकस है, तो ये क्या है AE, 0। ए क्या है 2 है, सर 2√3 क्या आएगा, 2√3 √3/2, 0। तो बच्चों ये सिर्फ √3 आएगा, दिस इज ओनली √3, 0। लेकिन बच्चों यहां पर धोखा हो गया है, ध्यान से देखो, यहां पे धोखा हो गया है, क्योंकि आपने ये जो फोकस निकालना है, ये कौन से एलिप्स का फोकस निकालना है, एक स्टैंडर्ड एलिप्स का फोकस निकालना है। यानी ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये बच्चों कैपिटल X और कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट है ना। तो बच्चों ये आपका ओरिजिनल फोकस थोड़ी नहीं है, तो नकली टाइप फोकस है। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल X को √3 और कैपिटल Y को 0 पुट करेंगे, तब आपके कैपिटल XY स्मॉल xy में कन्वर्ट होंगे। तो कैपिटल X देखो ऊपर लिखा है, कितना है X+1, ठीक है, और कैपिटल Y देखो ऊपर लिखा है Y+2 = 0। तो बच्चों यहां से X की वैल्यू आई √3 - 1 और Y की वैल्यू आई -2। तो बच्चों अब आया है आपका ओरिजिनल फोकस, इसलिए मैंने प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं लिखा था। मैंने बताया कि पहले आप एक फोकस निकालो तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट फोकस है। अब सर बच्चों सेकंड फोकस कैसे निकालेंगे, कहोगे सर यही सिमिलर पैटर्न होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फोकस, वो होगा -AE, 0, इसका मतलब -√3, 0। लेकिन सर ये कैपिटल X कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट होंगे, तो सर कैपिटल X आपका हुआ -√3 और सर कैपिटल Y आपका हुआ 0। तो सर स्मॉल xy आ गए -√3 - 1, y = -2। तो बच्चों आपका दूसरा फोकस भी निकल आया। दूसरा फोकस है आपका -√3 - 1, -2। तो बच्चों ये आपका दूसरा फोकस है,
ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो काफी इजी सा काम है, आप भी कर सकते हो। तो बच्चों बाकी आप निकालते रहिए जो जो आपको पता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, चलिए हाँ बेटा बोलते रहो। इलिप्स की तो फोकस सब 0, प्लस माइनस बी ही होती है ना? क्या कह रहे हो बेटा? इलिप्स की फोकस क्या होती है? ओके, आपने इससे पहले वाला लेक्चर शायद नहीं पढ़ा है, आप हमको गलत चीज बता रहे हो। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ बेटा, अभी जो मैंने इलिप्स पढ़ाया था आज वाले लेक्चर पे, उसकी फोकस 0, प्लस माइनस बीई थी, लेकिन बी ग्रेटर था ए से। उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि वो कौन सा इलिप्स था, वो ए लेस देन बी वाला इलिप्स था, ठीक है ना। तो हमारे पास बच्चे ए लेस देन बी वाला इलिप्स नहीं है। आप ध्यान से देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया इसमें ए ग्रेटर देन बी वाला है, तो ए ग्रेटर देन बी वाला इलिप्स मैंने आज नहीं पढ़ाया है, मैंने इसको पिछले टर्म पे पढ़ाया था, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि बेटा कम से कम एनसीईआरटी जरूर लगाया करो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराते भी हैं, अगर कुछ नहीं लगाते हो तो कम से कम हमारा वाला जितना हम पढ़ाते उतना जरूर पढ़ा करो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमेशा बेटा अनचेंज रहती है, लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेंथ इज 2b² a, ठीक है ना। अगर a लेस देन b होता तो 2a² होता। ये तो पहले वाला इलिप्स है, पिछले टर्म वाला, तो ये 2b² हो गया। तो बच्चों अब आप b² देख लो, b² आपका 1 है और a² आपका 4 है। 4, हाँ, तो a आपका कितना हुआ? 2 हुआ। ध्यान से देखिए, b² आपका 1 है, लेंथ ऑफ रेसिडुअल आइटम 1 है और a आपका 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? 1 यूनिट, ठीक है। तो बच्चों ये लेटेस्ट रेक्टम की हमने लेंथ निकाली है और कुछ भी काम अभी नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? तो इस वाले में उसकी क्या बताई थी? x इक्वल टू a बाई ई, लेकिन यहां पर कैपिटल x और y के टर्म्स में इक्वेशन गिवन है। आप ध्यान से देखो, आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है जो मैंने यहां पे लिखी है, वो किस टर्म में चल रही है? कैपिटल x और कैपिटल y के टर्म में चल रही ना। तो इस वाले इलिप्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैपिटल x कैपिटल y के टर्म में, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की? x इक्वल टू a बाई ई। क्या होती है? x इक्वल टू a बाई ई। तो a आपका क्या है? 2, e आपका क्या है? √3/2। तो इक्वेशन क्या हुई? x इज इक्वल टू 4/√3, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अभी नहीं निकली है, तो नकली इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे? कैपिटल x को रिप्लेस करोगे किससे? x+1 से। तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 4√3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/√3 माइनस 1। तो बच्चों अब आपकी निकल के आई है एक डायरेक्ट्रिक्स की। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। वैसे ही बच्चों आप दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन निकालोगे। कैसे निकालोगे सर? आप लिखोगे एक, सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई और वॉइस भी अब नहीं आ रही। ओके बच्चों, तो आपने अब तक पहली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल ली है, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, आप उसको आराम से चेक करो। ठीक है, वॉइस आ रही है, ओके। तो x इक्वल टू -a/, तो यहां पर क्या करेंगे? x की जगह वैल्यू डाल देंगे, x+1 इज इक्वल टू -4/√3, दैट इज x इज इक्वल टू -4/√3 -1। तो बच्चों ये आपकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होता है 2a। a आपका 2 यूनिट है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 यूनिट। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो आपकी हो जाएगी 2b, b आपकी 1 यूनिट है, दिस इज 2 यूनिट, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, होपफुली आप लोगों को इलिप्स का ये शिफ्टेड फॉर्म
बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, हमने आपका मैसेज पढ़ लिया बेटा, भी करा रहे हैं और क्वेश्चन वेट करो। तो बच्चों एक हम लोग शिफ्टेड फॉर्म और भी करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक फॉर्म हम लोग शिफ्टेड फॉर्म और भी करके देख लेते हैं, लेकिन उस शिफ्टेड एक मिनट नीचे फॉर्म में कर हम, दीजिए, थोड़ा दिखा। हाँ अभी कर देते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग एक शिफ्टेड फॉर्म और भी करने जा रहे हैं, लेकिन हम उसका सब कुछ निकालेंगे नहीं, निकालिएगा आप ही अपने घर पे। हम बस आपको ये दिखा देंगे कि शिफ्टेड फॉर्म को किस तरह से एलिप्स में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारा प्रोसेस सेम है। वैसे ही आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, ठीक है ना, मतलब कैपिटल एक्स फिर कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स वाई में अपने आप कन्वर्ट कर लिया करिए, बिल्कुल पैराबोला की तरह। जैसे पैराबोला में आपने किया था कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं स्मॉल एक्स वाई में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने एक दूसरा एलिप्स आ रहा है, तो दूसरा एलिप्स बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूं, देखिए जरा। क्वेश्चन है बच्चों आपका 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास अगेन मैंने एक इक्वेशन लिखी है, तो आप इसको इलिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और जो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कानून या तरीके बताए आप उसी को फॉलो करिए, वरना आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स वाले टर्म्स कलेक्ट करते हैं, फिर वाई स्क्वायर वाले सर एक टर्म्स मिनट कलेक्ट सॉल्व कर रहे थे। हाँ हाँ करिए, करते रहिए। तो इस तरह से ही बच्चों बन जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है जैसे एक्स स्क्वायर है, उसको 1 बनाना होगा। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 6, 6 5 जा 30, हाँ 6x, ठीक है, प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 225 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों पहले इस तरह से फॉर्म में लिखने की आदत डालिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको 1 बनाया जाता है। ये आप अभी से नहीं देख रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप क्लास 10th से देख रहे हैं। तो आपको अगर नहीं बताया किसी ने तो आप कोई बात नहीं, आप जरूर याद रखा करिए कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर का उसको 1 बनाना पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों ये 2ab वाला टर्म है, इसमें b क्लियर कट नजर आ रहा है कि 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैंने बच्चों 9 ऐड किया तो मैंने 9 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये हो गया y स्क्वायर, और इसमें क्लियर कट नजर आ रहा है 2ab में कि b 5 होगा। तो ये बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस का 10y, ये बच्चों मैंने प्लस का 25 ऐड किया, माइनस का 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 225 इज इक्वल टू 0। देखो कितना आसानी से बन रहा है अगर आप हमारी बातों पे को ध्यान से सुन रहे हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये सब ब्रैकेट के अंदर है, और लेकिन इतना काम तमाम हो गया है, इस काम को आप लिख दीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। अब देखो ये रिड्यूस होता चला जाएगा, और बच्चों ये इसका भी काम तमाम हो गया, ये हो गया y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों और ध्यान से देखते हैं, इसको और रिड्यूस करते हैं। तो 25 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होता है? 25 8 होता है 200, 225 225, ठीक है, प्लस 9 टाइम्स y माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर इससे आ गया 25 इंटू 9 फिर से 25। कमाल है, दो बार आ गया, प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक उधर चला जाएगा। तो बच्चों इक्वेशन बन गई, एकदम सही है, ये इस तरह से फॉर्म में बनती चली जा रही है। तो ये कैंसिल हो गया, 225 उधर चला गया। अब बच्चों उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 225 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 25x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 225 प्लस 9 टाइम्स y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो बच्चों अब ये क्वेश्चन फाइनली फिनिश हो गया है। तो
कितनी बार में क्या है ये 25 225 से कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, और ये जाएगा 9 टाइम्स 9 तो 25 टाइम्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप देख लीजिए ये a लेस देन b वाला केस है, दिस इज द a लेस देन b वाला केस है ये। तो ये वही इलिप्स है जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, उसके सारे स्टैंडर्ड इसमें लग जाएंगे। वैसे जो निकाल सकते हो तो तुरंत निकाल लो, लेटेस्ट रेक्टम तो आप बता ही सकते हो। इसकी लेटेस्ट रेक्टम पहले वाले की होती थी 2b², तो इसकी होगी 2a² ठीक है। अब आप चेक कर लो, a² की जगह क्या है आपका 9 है, a² की जगह 9 है, और b² की जगह आपका 25 है। तो a आपका 3 हुआ और b आपका 5 हुआ। इसका मतलब क्या है, a लेस देन b रियलिटी में, ठीक है ना। तो बच्चों वैल्यू डाल दीजिए, 2a² इज 9, b इज 5, यानी कि 18/5 यूनिट। ये बच्चों लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। और बच्चों किसी भी इलिप्स को देख करके, शिफ्टेड इलिप्स को देख करके उसका सेंटर बताना काफी आसान होता है, क्योंकि अगर ओरिजिनल इलिप्स होता तो उसका सेंटर होता है 0,0, लेकिन वो 0,0 हम यहां पे लिखेंगे तो वो कैपिटल X 0 होगा और कैपिटल Y 0 होगा, और कैपिटल X आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि वो x-3 होगा, और कैपिटल Y भी नजर आ रहा है वो y-5 होगा। तो सेंटर बच्चों क्या होगा, वो होगा 3,5। तो बच्चों किसी भी शिफ्टेड इलिप्स को देख करके उसका सेंटर बताना सबसे आसान काम होता है। तुरंत बता सकते हो कि इसका सेंटर कहां पर है, मतलब ये किसके चारों तरफ बना है, कौन से पॉइंट पे। दिस इज 3,5, उसको हम सेंटर कहते हैं। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आप इसको एक बार चेक कर लो। ओके बच्चों जरा देखिए ध्यान से। हाँ बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने सारी चीजें निकाली थी, इसमें नहीं निकाली। चलिए तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं वापस, और आपको कुछ बातें समझा रहे हैं। आपको बहुत बेसिक उसका समझना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चंस आपके लिए काफी आसान होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्या स्टैंडर्ड हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हर बच्चा हेडिंग डालेगा अपनी कॉपी में, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशंस फॉर टेंजेंसी। अगर आपसे कोई टेंजेंसी की कंडीशन पूछे तो आप डर के मारे पेन मत छोड़ दीजिएगा, होती बहुत आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। चलिए जैसे बच्चों आपके पास कर्व का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले कोई भी आप एक जनरल कर्व ले लीजिए, क्योंकि आपने सर्किल भी पढ़ा है, पैराबोला भी पढ़ा है, इलिप्स भी पढ़ा है, हाइपरबोला नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन ये जनरल कर्व आप कोई भी अब बना सकते हैं। देखो मैंने बना दिया एक जनरल कर्व। अब जनरल फिर वॉइस नहीं आ रही। ठीक है बच्चों अब ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं आपको ये बता रहा था, जैसे आपने किसी भी कर्व का फॉर्मेशन किया, आपने किसी भी कर्व का फॉर्मेशन किया लाइक दिस, जैसे मैंने अभी किया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक लाइन और कर्व के बीच में क्या पोजीशन हो सकती है। तो तुम कहोगे कि सर लाइन इस तरह से भी हो सकती है। लाइन जो है इस तरह से 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, और कर्व को वो टच करके भी निकल सकती है और कट करके भी इस तरह से निकल सकती है। तो हमने कहा लाइन एक टेंजेंट कब बनेगी। तुम कहोगे लाइन एक टेंजेंट सर इस वाले केस में बनी है जो आपने सेकंड केस बनाया है, बाकी सर दोनों पोजीशंस में जो अदर 2 पोजीशंस है उसमें लाइन टेंजेंट नहीं बन पाएगी, क्योंकि लाइन 2 जगह पे कट कर रही है तो टेंजेंट थोड़ा ना हुई, और लाइन यहाँ पे तो हवा में निकल गई तो ये भी टेंजेंट नहीं हुई। तो टेंजेंट सिर्फ किस कंडीशन में बन रही है, जब आपका कर्व ऐसे हो, लाइन ऐसे हो, यानी कि लाइन कर्व को टच करके निकल जाए। अब बच्चों इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या हुआ। थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिर्फ इतना हुआ कि जैसे आपने एक लाइन की इक्वेशन लिख दी y = mx + c, और एक पैराबोला की इक्वेशन लिख दी y² = 4ax, ठीक है। और हमने कहा आप इस लाइन और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और सॉल्व करने पर जैसे ही सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x में,
और बच्चों अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स कर दिए तो उसकी कंडीशन क्या होगी, d ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अगर आप 2 रूट्स की कंडीशन बनाओगे तो आपके पास ये वाला केस आ जाएगा, यानी कि अगर आपने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x में, अगर आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दिया तो 100% वो लाइन कर्व की टेंजेंट नहीं बन पाएगी, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दिया तो ये वाला केस हो गया। इसका मतलब लाइन और कर्व में कोई भी कॉमन पॉइंट या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। और अगर आपने d लेस देन 0 कर दिया तो बच्चों इस लाइन और कर्व के बीच में सिर्फ एक ही रूट होगा। दैट मींस ये लाइन इस कर्व को टच करके निकल जाएगी, ये देखो उसका एक रूट है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर आपने d इक्वल टू 0 कर दिया है तो d इक्वल टू 0 के केस में सिर्फ एक ही रूट होगा और वो लाइन उस कर्व को टच करके इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा d ग्रेटर देन 0 का केस है, कौन सा d इक्वल टू 0 का केस है और कौन सा d लेस देन 0 का केस है। तो बच्चों अगर आपको किसी भी लाइन को टेंजेंट बनवाना हो किसी भी कर्व की तो आप कंडीशन क्या लगाओगे, कंडीशन ये लगाओगे कि वो लाइन और उस कर्व में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब वो लाइन उस कर्व को क्या कर दे, टच करके निकल जाए। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसी केस में क्या होता है, सिर्फ ये 2 रियल और इक्वल रूट्स, ऐसे कर दो 2 सेम रूट्स वही एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि कभी भी आपसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसी भी कर्व के लिए पूछी जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आप ये काम करोगे कि दोनों को सॉल्व करने पर डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना, आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकल करके आ जाएगी। बोलो हमारी बात समझ में आई सभी बच्चों को? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। तो बच्चों अब आपको कोई काम नहीं करना, बहुत जरा सा काम करना है और वो काम आप करना स्टार्ट करिए अपनी कॉपी में। लेट्स से आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक, और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमने कहा y इक्वल टू mx प्लस c इस पैराबोला पे टेंजेंट है, जैसा कि मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए टेंजेंट है। तो लाइन की इक्वेशन आपको पता है, पैराबोला की इक्वेशन आपको पता है, दोनों को जरा सॉल्व करिए और सॉल्व करने पर डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो आपको होगी सर बहुत आसान है, इसमें y की जगह mx प्लस c डाल देंगे, क्योंकि सर सॉल्व करने का मतलब यही तो हुआ, y की जगह mx प्लस c डाल दिया और उसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mxc इज इक्वल टू 4ax। तो बच्चों ये क्या बन गया, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x टाइम्स 2mc माइनस 4a प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये x में क्वाड्रेटिक तो है ही। ध्यान देखो, अगर आप कहोगे इस इक्वेशन के रूट्स कितने होने चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, तभी लाइन उस कर्व की टेंजेंट बन पाएगी। यानी आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 जैसे ही करोगे तो आपके पास ये लाइन उस कर्व की टेंजेंट कौन सी कंडीशन में बनेगी वो कंडीशन आपके पास निकल करके आ जाएगी। समझ में आया? तो बच्चों इसमें a क्या है, m स्क्वायर, b की जगह क्या है 2mc माइनस 4a और c की जगह क्या है c स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। समझ में आया? तो बच्चों ये क्या हो गया, दिस इज 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया a और ये हो गया c इक्वल टू 0। अब बच्चों उसको ओपन करिए, आप सिंप्लीफाई करिए और बताइए क्या निकल करके आया। सर a इज इक्वल टू mc। हाँ, तो बच्चों सभी को ये कंडीशन निकल करके 100% आ जाएगी, क्या ही a इज इक्वल टू mc, ये आ जाएगी सभी कंडीशन। सब अपनी कॉपी में सॉल्व कर ले। सर मेरा एक डाउट, हाँ बताइए बेटा। सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। हाँ सर यहाँ पे हम लोग ने जब इक्वेशन निकाल रहे थे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्यों नहीं करा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स,
मतलब mx प्लस c का होल स्क्वायर करा तो 4x का होल स्क्वायर क्यों नहीं करा? नहीं, अरे हम बेटा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने y की वैल्यू उठाई और y की वैल्यू उठा करके इसमें पुट की है। अच्छा, ठीक, आगे सर आगे। हाँ, y की वैल्यू उठा करके y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में पुट की है। स्क्वायरिंग कुछ भी नहीं की। नहीं, आगे सर, थैंक यू। ठीक है, तो बच्चों आज के बाद आपको ध्यान देना होगा कि एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो आप निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू क्या होती है, a बाय एम अगर होगी तो ये लाइन इस कर्व की क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो दिस फॉर कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब सभी बच्चों को अगर ये बात समझ में आती है, हो सकता है आप पहले भी पढ़ चुके हो, अगर आपको समझ में आती है तो आप एक काम करो, अब आप जल्दी से इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मेरे को बता दो। इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मेरे को निकाल करके बता दो, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो आप कहोगे सर ये तो और भी आसान काम है, आप इलिप्स बना लीजिए, कोई इलिप्स बना ले। देखो इलिप्स बना लेते हैं। अरे इलिप्स क्या, कोई कर्व बना लो ऐसे, ये इलिप्स बन गया। ठीक, अब सर ये लाइन इस इलिप्स की टैंजेंट बन जाए तो सर लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जल्दी से हमको अब बताओ c की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये लाइन इस कर्व की क्या बन जाए, टैंजेंट बन जाए। जल्दी से करो, जो बिल्कुल प्रोसेस बताया वही प्रोसेस यहां पे पूरा लगा दो। कैसे लगाओगे, कहोगे सर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सर y की जगह एम एक्स प्लस सी आ जाएगा, y की जगह एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। हो गया। अब सर इसको क्वाड्रेटिक बनाइए, क्या बना जरा बनाइए। तो ये बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc होल डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर आप इसको करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करते चले जाइए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बचा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, लिखना स्टार्ट कर लीजिए मैंने, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स थोड़ा सा स्क्वायर स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, मेरा थोड़ा छूट गया। सी स्क्वायर, हाँ अभी कर देते हैं, ए स्क्वायर 2mxc इक्वल टू 1। तो बच्चों आप देखिए इतना काम आप करिए, फिर x में क्वाड्रेटिक बनाइए और x में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करिए। तो बेटा हम कहां से स्क्रीन ऊपर करें, ये मतलब कहां से देखना चाहते हो, ये देखो इसके बाद वाला, उसके बाद में तो यही लिखा ही हुआ है सामने। तो बच्चों अगर आपसे न निकल पाए तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी जो है ये बच्चे रट लेते हैं, ये कोई प्रूविंग नहीं करनी होती है, बच्चे रट लेते हैं और क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करनी होती है। ठीक है, ओके, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर एलिप्स। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपने 100% क्वाड्रेटिक वगैरह बना ली होगी, एक्स में क्वाड्रेटिक वगैरह बनाने के बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट आप इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो बच्चों यहां से कंडीशन निकल के आएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर आपने थोड़ी सी वर्किंग की होगी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 किया होगा, तो आपके पास ये कंडीशन निकल के आएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। तो तुम कहोगे सर क्या यहाँ पे सी की दो वैल्यूज है क्या, हाँ एग्जैक्टली, सी की दो वैल्यूज होती है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों 100% सी की दो ही वैल्यूज होती हैं। तो क्या सर एक बार में दो टेंजेंट होती हैं क्या, यस, एक बार में दो टेंजेंट बन जाती है। कैसे बनती है सर, बना के दिखाइए।
हमने कहा जरा दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखो तो पहले। कहोगे सर एक टेंजेंट की इक्वेशन है, बना रहे देखो आपके सामने, ये मान लो पहली टेंजेंट है, ये मान लो दूसरी टेंजेंट है। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू यहां ले लो प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब माइनस लोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती हैं क्योंकि इनके स्लोप सेम होते हैं। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद कर लो। जैसे पैराबोला में क्या थी, c इक्वल टू ए बाय एम या a इक्वल टू एम सी, वैसे ही इलिप्स में होती है, वो होती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत कोई हम हाइपर और टफ काम नहीं बता रहे हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए तो दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर एलिप्स, ये बच्चों मैंने बॉक्स के अंदर डाल दी है। तो सभी बच्चों को आज के बाद कभी भी पूछा जाए तो खट से जवाब देंगे कि जो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर एलिप्स एंड फॉर पैराबोला दैट इज इक्वल टू सी इक्वल टू ए बाई एम या ए इक्वल टू एम सी, ठीक है। ओके तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी, टेंजेंसी के लिए कुछ नहीं करना होता। अब आपके पास कोई भी कोनिक आ जाए, चाहे सर्किल है चाहे हाइपरबोला है, या ऐसा कोई कोनिक आ जाए जिसको आप जानते भी ना हो, आप यही वर्किंग फॉलो करेंगे और आपके पास टेंजेंट की कंडीशन खुद ही निकल के आ जाएगी। यानी क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना होता है। ओके कंटिन्यू करें आगे आप। ओके देखिए तो बच्चों, यस सर। अच्छा रुक जाए। हाइपरबोला सर सभी, हाँ बेटा बताइए। सर इलिप्स में बस इतना ही पूछेंगे ना? हाँ हाँ इलिप्स नहीं, तो दिस इज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैसे जनरेट हो जाता है अचानक ये, तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब कोई वेरिएबल पॉइंट h, k इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो, फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं, और ये फिक्स लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और मैंने बताया जब ये रेशियो यानी कि pf अपॉन pm का जो रेशियो होता है जिसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन इसेंट्रिसिटी यहां 1 से अगर बड़ी हो जाए तो ऐसे केस में जो p का फॉर्मेशन होता है वो एक हाइपरबोलिक फॉर्मेशन होता है, उसका पाथ एक हाइपरबोलिक होता है। अब वो पाथ बनता कैसे, वो तसल्ली रखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले आप देखिए आराम से, मैं उसका पाथ आपको क्लियर कट दिखा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, तो उस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले आप हाइपरबोला का फॉर्मेशन कर लीजिए। तो देखिए ये है हाइपरबोला। तो कई बच्चे बोलते हैं सर ये 2 हाइपरबोला है, ये 2 नहीं बेटा, एक ही हाइपरबोला है, ठीक है। तो ये हाइपरबोला का फॉर्मेशन होता है। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट, ये देखो मैंने वेरिएबल पॉइंट बना दिया पी एच कॉमा के, ये इस तरह से मूव करे कि इसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या हो, 1 से छोटा हो, सॉरी 1 से बड़ा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पी पॉइंट का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, हाइपरबोलिक पाथ। मतलब जब पी पॉइंट बेटा मूव करेगा ना, तो पी पॉइंट इस जगह पे मूव करेगा जहां पे खूब सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे मूव करता चला जाएगा, और जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हाइपरबोलिक पॉइंट निकल के, हाइपरबोला का पाथ निकल करके आ जाएगा। एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। बेटा अगर इलिप्स पता होगा
तो आपको हाइपरबोला भी पता होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कोई भी ऐसी नई बात नहीं बताई है, मैंने सारी पुरानी वाली बात रिपीट की है। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि सर जब वो बाकी समझ में आ गया, बस ये जो पॉइंट्स वाला था वो एक बार बता दीजिए। अच्छा, मतलब पॉइंट्स वाला क्या बताएं? ये पी पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट होता है। वेरिएबल पॉइंट्स के पाथ को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लोकस आ जाता है। इस लोकस का मतलब पाथ होता है। पाथ का जो नाम है उसका हाइपरबोला नाम होता है। इस पाथ का नाम होता है हाइपरबोला। जैसे सर्किल में वेरिएबल पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जब तक घूमता रहेगा तो खूब सारे पॉइंट्स आएंगे, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो सर्किल बन जाता है। वैसे ही हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो एक हाइपरबोला बन जाता है। बस में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो बहुत खतरनाक हो। इसके सारे स्टैंडर्ड्स एलिप्स से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन डायग्राम नहीं मिलता जुलता है, डायग्राम एकदम अलग है। चलिए, तो बच्चों मैंने अभी आपके सामने एक फॉर्मेशन किया है एलिप्स का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलिप्स का हाइपरबोला का फॉर्मेशन मैंने किया है। इसका फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा फिर से करके दिखा रहा हूं। तो बच्चों मैंने इसका फॉर्मेशन आपको दोबारा करके दिखा दिया। तो ये है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी डायग्राम में कुछ और बातें भी समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो इस डायग्राम को हम लोग और भी रिव्यू करते हैं। तो मैंने बताया कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट होता है h कॉमा के इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो 1 से छोटा हो, मतलब जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से छोटी। तो बच्चों जो उसका फोकस होता है ना, वो दो ही फोकस होते हैं। एक फोकस है यहाँ पर AE, 0 और यहाँ फोकस होता है -AE, 0। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये F1 और ये F2 दूसरा फोकस। दो फोकस होंगी तो बच्चों दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। याद रखिए, जितनी फोकस होंगी उतनी डायरेक्ट्रिक्स होंगी। कोई चेंज नहीं होता इक्वेशन में। देखिए, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a/e और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -a/e। अब तुम कहोगे सर ये तो सब कुछ सेम है। हाँ, सब कुछ सेम होता है, बस एक जगह डिफरेंस आएगा, वो हम आपको बता देंगे। तो बच्चों ये देखो, मैं जो आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ ये लेटेस्ट रेक्टम है, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम की प्रॉपर्टी होती है वो फोकस से पास करेगी और एक्सिस ऑफ हाइपरबोला के परपेंडिकुलर होगी। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे लेटेस्ट रेक्टम। तो ये है आपकी लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम आपकी स्क्रीन पे मैंने दोबारा बना दी है, देख लीजिए। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो वही होती है जो आप जानते हैं। दिस इज 2b स्क्वायर बाई a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाई a। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई a। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। ठीक बच्चों, ये देखिए, ये आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। Center of the hyperbola is 0, 0. Center of hyperbola is basically the intersection point of coordinate axis, which is also known as origin. Center of the hyperbola is basically the intersection point of coordinate axis, which is also known as origin, 0, 0. Okay. ठीक है। अब बच्चों आप कहोगे यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? हमने कहा चेंज है। यहाँ बच्चों जो उसकी मेजर एक्सिस होती है उस मेजर एक्सिस का नाम बदल जाता है। मेजर एक्सिस का नाम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कभी भी आपसे कोई पूछे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है तो समझ लेना कि वो हाइपरबोला ही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर नाम बदल जाता है। यहाँ पे मेजर एक्सिस को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आप यहां लिख लीजिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बच्चों जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है उसकी लेंथ होती है 2a और जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस
आप कहोगे सर कॉन्जुगेट क्या है? बेटा ट्रांसवर्स मतलब मेजर और कॉन्जुगेट मतलब माइनर, ये हो तो नाम बदल जाते हैं। अगर आपको वर्टिसेस दिखाने हो तो वर्टिसेस हम आपको दिखा देते हैं, वो होते हैं प्लस माइनस a, 0। ये देखो, ये है आपका a, 0 और ये है बच्चों आपका माइनस a, 0। ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ कोई ट्रांसवर्स एक्सिस पूछे तो ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी x एक्सिस है, ठीक है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y = 0। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस होती है, और मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y = 0। ठीक है। सारी चीजें वही हैं, बस एक्सेस का नाम बदल गया। हाँ, सब कुछ वही है, इसलिए हम कह रहे थे आपको स्टार्टिंग में कि आपके लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन अगर आपको पता है किस तरह से चल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ी पिछले स्क्रीन वाले नीचे कर। लेक्चर्स आपके छूट गए तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। स्क्रीन नीचे। तो सभी बच्चों के पास अब एक काम है कि वो हाइपरबोला के स्टैंडर्ड उनकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, जिनको मैंने स्क्रॉल कर दिया है। अब आपके पास एक काम है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन आपको जनरेट करनी है। तो कहोगे सर इक्वेशन जनरेट करना तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि सर आप ही ने तो बताया कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो ई के बराबर हो, ई < 1 है, तो सर यहां पर जो उसका पाथ आएगा वो क्या आएगा? हाइपरबोलिक पाथ आएगा। ठीक है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे PF/PM = E। ठीक है ना। PF आप लिखना जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, PM आप लिखना जानते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से, E आपका E है, ठीक है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए E आपका है 1 से बड़ा। जब वो क्वेश्चन में मिलेगा तो जरूर डाल देंगे। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहां पर एक इक्वेशन बनकर के आएगी, वो इक्वेशन अब मैं आपके सामने लिखूंगा। दिस इज x² / a² minus y² / b² times e² - 1 = 1। सबसे हर बच्चा यहां पर ध्यान दें, जब आप ऐसा करने के लिए ये लोकस की कंडीशन लगाएंगे, यहां पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो h को x और k को y करने के बाद फाइनल इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दी है। वो इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक। अब बच्चों करना ये होगा, थोड़ा सा यहां पर सही कर लेना, दिस इज a² टाइम्स। तो बच्चों अब क्या करना होगा? अब आप यहाँ पे जैसे एलिप्स की इक्वेशन में पढ़ा करते थे ना, b² = a² 1 - e², लेकिन हाइपरबोला में होता है b² = a² e² - 1। तो जो आपका b² है वो हो जाएगा a² e² - 1, इसको b² लेट कर लेते हैं और आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन निकल करके आ जाती है। और आप कहोगे कि सर इस इक्वेशन और इलिप्स की इक्वेशन में एक डिफरेंस था कि इसमें बीच में माइनस है, वहां पे बीच में प्लस था। यस। तो बच्चों ये एक हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे पहली बार आई है, इसे आपको जरूर याद रखना होगा। और ये भी याद रखना होगा कि b² = a² टाइम्स 1 - e² इलिप्स के लिए होता है, लेकिन ये हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला के लिए b² = a² टाइम्स e² - 1 होता है। तो होपफुली आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा स्क्रीन। हाँ हाँ, मतलब स्क्रीन मतलब उतनी ही है जितनी। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose directrix is 2x
plus y minus 1 equal to 0 and focus 1 comma 2 and eccentricity is √3. आप एक मिनट रुक जाइएगा, सॉल्व करिए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose directrix is 2x plus y minus 1 is equal to 0 and focus is 1 comma 2, eccentricity is √3. आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि eccentricity यहाँ पे √3 है, इसका मतलब 1 से बड़ी है, तो 100% ये हाइपरबोला हुआ। आपको कंडीशन लगानी है pf is equal to e times pm। pf आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, pm आप जानते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, E आप जानते हैं √3। सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करके सिंपलीफाई करिए और आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगी। तो बच्चों जहां पे क्लास हम लोग अगले टर्म पे चालू करेंगे वो हम आपको पहले से ही रिव्यू कर देते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। दिस इज 7x² minus 2y² plus 12xy minus 2x plus 14y minus 22 equal to 0। और बच्चों हम लोग जो अगले टर्म पे पढ़ेंगे सबसे पहले आते ही उसका काम हम आपको पहले से ही दे देते हैं। बाकी आपको एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस लगाने ही लगाने, एनसीईआरटी सभी के पास है, नहीं है तो आरडी शर्मा लगाइए। तो बच्चों क्या करना होगा कि आपके पास एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, x² अपॉन a²। ध्यान से देखिएगा, इलिप्स नहीं हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 और एक लाइन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c। आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है फॉर हाइपरबोला। क्या निकालेंगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप निकालेंगे और अगले टाइम पे हमको बताएंगे कि वो क्या निकल के आ रहा है। करना कुछ नहीं होगा, काम बहुत छोटा सा है। आप क्या करेंगे, y की वैल्यू mx प्लस c इसमें उठा करके पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे ये x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उसका आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 करना होगा। जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर नेक्स्ट क्लास, और आप नेक्स्ट क्लास जब चालू होगी तो आप हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जहां से स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। हाँ बेटा आप लीव कर सकते हैं।